साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप लोगों ने देखा है कि कल नंबर्स में काफ़ी वृद्धि हुई है। अप्रत्याशित नहीं है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स अभी कुछ समय तक बढ़ेंगे। आज इस समय तक 11 केसेस और आ चुके हैं, जिनमें निरंजनपुर मंडी में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उनमें से 7 कॉन्टैक्ट ऐसे पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। इसके अलावा टिहरी जनपद को जाने वाले महाराष्ट्र से जो हमारे प्रवासी भाई आए थे, उनमें से 4 केसेस आज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस प्रकार से 11 केस आज मिला है। कल 216 केसेस आए थे, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है और रिपोर्टेड भी है। तो इस प्रकार से 727 केसेस इस समय हमारे पास इस राज्य में पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस समय जो हमारे पास जो सूचना है, डबलिंग रेट जो अभी 4 दिन पहले 4 से भी कम था, 3.99% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आज के दिन में 5.23% है डबलिंग रेट। यद्यपि भारत के औसत से ये कम है, लेकिन अब हमारा ट्रेंड बढ़ने की ओर है, डबलिंग रेट को और बढ़ाने की ओर है। तो ये एक अच्छी घटना हो रही है। एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि डबलिंग रेट हमारा अचानक इतना जल्दी से क्यों गिरा। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ केसेस की संख्या बहुत ही कम थी और उसमें जब कुछ संख्या में लोग संक्रमित पाए गए तो डबलिंग रेट उसमें बहुत तेज़ी से हमारा गिरा था। लेकिन अब जो है वो फिर अब उसमें जो है नंबर्स डेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज हमारे राज्य में इस समय 14% है, 14% से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और इसमें भी यही बात महत्वपूर्ण है कि चूँकि लोग इस समय आए हैं और वो इस समय उपचार उनका चल रहा है और उपचार की अवधि के बाद ही फिर वो रिकवर होकर जाएंगे, तो इस वजह से रिकवरी परसेंटेज अभी हमारा कुछ समय तक वो डाउन ही रहेगा, नीचे रहेगा। पॉजिटिविटी का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। 3.26% है, जबकि राष्ट्रीय औसत वो 4.81% है। तो पॉजिटिविटी रेशियो हमारे राज्य में अभी भी कम है। और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट पाए गए हैं, उनमें मृत्यु दर 1% ही है, बल्कि 1% से शायद कम होगा, जबकि ऑल इंडिया एवरेज वो 2.86% है। तो हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके उपचार की अच्छी व्यवस्था रखी गई है। और यही कारण है कि जो डेथ्स यहाँ हुए भी हैं, वो मृत्यु कोविड के कारण नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी से ये लोग ग्रसित थे और उसकी वजह से डेथ्स हुए हैं। जो कंटेनमेंट जोन्स एक समय में हमारे लगभग 5-6 तक आ गए थे, अब मौके को देखते हुए जिलाधिकारियों ने 31 कंटेनमेंट जोन्स की घोषणा की है, जहां की बहुत सख्त नियंत्रण व्यवस्था वहां पर लागू है। और ये कंटेनमेंट जोन्स हमारे देहरादून में 8 हैं, हरिद्वार में 15 हैं, उधम सिंह नगर में 4, पौड़ी में 2 और टिहरी में 2। तो 31 कंटेनमेंट जोन इस समय जिलाधिकारियों ने नोटिफाई किया है
और वहाँ पे जो बहुत इंटेंसिव तरीके से सर्वेलेंस का काम, जांच का काम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो सैंपल की टेस्टिंग होती है पर मिलियन, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस कम थे और ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें उन्हीं व्यक्तियों का टेस्ट करना था जो उस श्रेणी में आते थे, इस वजह से हमारा टेस्टिंग कम था। लेकिन इस बीच में ज़िलों ने बहुत तेज़ी से टेस्टिंग के मात्रा को बढ़ाया है और आपको जान के खुशी होगी कि इस समय देहरादून ने 5,419 सैंपल्स पर मिलियन का वो रखा है और नैनीताल जहाँ ज़्यादा केसेस हैं वहाँ 3,185, जो कि राष्ट्रीय औसत 2,779 2,779 उसके सापेक्ष नैनीताल ने 3,000 से 3,200 के आसपास और देहरादून अब लगभग 5,500 सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहा है पर मिलियन। और हमारा स्वास्थ्य विभाग हर ज़िले में बहुत ही गहनता से इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई जाए। अगर एक्टिव केसेस को हम लेते हैं तो इस समय इन 727 में से 617 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें नैनीताल में 200, देहरादून में 127, टिहरी गढ़वाल में 74, अल्मोड़ा में 42, उधम सिंह नगर में 35। इसके अलावा बाकी जनपदों में भी हैं, लेकिन वो नंबर्स ज़्यादा नहीं हैं। पौड़ी गढ़वाल में 24, पिथौरागढ़ में 21 और शेष जो हैं 20 से भी कम। इसी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी बहुत गहनता के साथ, यदि कोई व्यक्ति किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया है और उसकी अगर हम ट्रेसिंग समय से और भली भांति हम कर लेते हैं तो फिर निश्चित है कि हम इस बीमारी के फैलाव पर बहुत तगड़ा तरीके से उसका नियंत्रण हम कर सकेंगे। तो अभी तक ये 727 केसेस में 3,730 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए हैं और इन सभी कॉन्टैक्ट्स का जो है वो टेस्टिंग हो भी गई है बहुत केसेस में और उनके जो है हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत गहनता से निगरानी रखेंगे। जो पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं इस समय कोविड के, उनमें से स्वास्थ्य विभाग ने एक विश्लेषण किया था और इस विश्लेषण में ये पाया गया कि लगभग 41% केसेस वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें कोई भी लक्षण वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो सिम्प्टोमेटिक केसेस भी हैं उसमें बहुत ही क्षीण लक्षण, बहुत ही माइल्ड लक्षण वो 53% से थोड़ा अधिक 53.16% केसेस में बहुत ही माइल्ड टाइप के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 4.5% हैं जिनमें मॉडरेट सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं और 0.2% 1.74% ऐसे हैं जिनमें कि लक्षण वो थोड़े गंभीर प्रकृति के हैं और इनको जो है हमें जो बेस्ट इलाज करना है वो हम उन्हें दे रहे हैं और तभी हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है कोविड से वो 1% या उससे कम है। अब पॉजिटिव केसेस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे मिलता आया हूँ और बताता रहा हूँ, अब जो सूचना हमने देखी है उसमें 15 मई को हमारे यहाँ 82 केसेस थे। 15 मई को इस राज्य में कुल 82 केसेस पॉजिटिव थे और 29 या 30/5 तक ये संख्या अभी बढ़ के 727 हो चुकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यही कारण है कि हमारे
जो दूसरे मानकों में आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा स्लिप किए हैं, वो यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। 82 से बढ़कर अब ये 727 हो चुका है, तो लगभग 8-9 गुना वृद्धि इस पिछले 15 दिन में हुई है। अब जहाँ तक हमारे टेस्टिंग का प्रश्न है, ये आप लोग पहले भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस समय हम टेस्टिंग यद्यपि बहुत तेज़ी से बढ़ाए हैं, लेकिन अभी हमारा 5000 से अधिक सैंपल्स हैं जो टेस्टिंग के लिए इस समय वो प्रतीक्षा में हैं, और आगामी कुछ दिनों में इनकी टेस्टिंग हम पूरा करेंगे। हमारे अगर ये टेस्टिंग कैपेसिटी का भी आप प्रोग्रेशन देखेंगे कि हमने टेस्टिंग कैपेसिटी किस तरीके से उसमें वृद्धि की है, तो जब ये कोविड शुरू हुआ था तो उसके पहले सप्ताह में हमारे पास एवरेज सैंपल, उस एक सप्ताह के दौरान एवरेज सैंपल पर डे केवल 1 था, और वो फिर हम उसकी जो है अपनी क्षमता में हम वृद्धि करते रहे, और आज पिछले सप्ताह ये 834 था। एक से बढ़ के 16वें सप्ताह में हमारी सैंपल टेस्टिंग की क्षमता वो 834 हुई है, और इस सप्ताह के अंत तक ये 1000 सैंपल्स पर डे की टेस्टिंग क्षमता हो जाएगी। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ सेंटर भारत सरकार से भी वार्ता करके, समन्वय स्थापित करके, वहाँ पर एडिशनल 200 सैंपल्स के जांच करने की सहमति उनसे प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही हम लोकल कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो पिछले कुछ सप्ताह से इसमें लगे हुए थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सप्ताह में वहाँ भी सैंपल टेस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुक्तेश्वर, उनकी भी तैयारी काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रही है, और अन्य अस्पतालों के साथ भी जो हमारी बातचीत हुई है, तो सभी लोग इस राष्ट्रीय जो एक एफर्ट है जिसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, उसमें वो भी शामिल होना चाहते हैं। तो हमारा टेस्टिंग 1 से लेकर 1000 तक बढ़ी है, और ये फर्दर और तेज़ी से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक लोगों के, उत्तराखंड के जो निवासियों को वापस आने का प्रश्न है, 2,62,000 से अधिक लोगों ने हमसे हमारे वेब पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया था, और 1,81,000 लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं, जो सूचना हमारे पास है। और इनमें मुख्य रूप से दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में 67,000 लोग दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से 28,000 से अधिक लोग आए हैं, हरियाणा से 25,000 से अधिक लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लगभग 13,500 लोग आए हैं, चंडीगढ़ और पंजाब दोनों मिलाकर लगभग 20,000 लोग आए हैं, राजस्थान से 9,352 लोग आए हैं, गुजरात से 8,000 लोग आए हैं, कर्नाटका से लगभग 6,000 लोग आए हैं, और अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं, जिनकी संख्या अन्य राज्यों की वो भी 4,500 से अधिक है। तो हमने हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों को लाने का प्रयास किया है, और 19 ट्रेनें चलाई थी, बहुत बड़ी संख्या में बसें चलाई हैं, प्राइवेट वाहनों से भी लोग आए हैं। अब जो स्थिति है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब आने के लिए शेष नहीं है, या उनकी अब रुचि कुछ कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमने जो ट्रेनों की व्यवस्था की थी डिमांड के आधार पे, जो रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया था उसके आधार पे, अमृतसर से, केरला त्रिवेंद्रम से और विजयवाड़ा से, ये ट्रेनें चूँकि अधिक लोग उसमें मिल नहीं रहे हैं, तो हम इन ट्रेनों को चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा निरंतर प्रयास है, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं, और अगर कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसे हों जो आना चाहते हैं, तो हम उन्हें लाने का
का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमने 23 मई को 1.6 लाख बल्क SMS भेजा था, जो हमारे रजिस्ट्रेशन लोगों ने किए थे, उनको हम लोगों ने भेजा था। और इन 1.6 लाख लोगों में केवल 3,012 लोगों ने हमारे जो SMS था उस पर रिस्पॉन्ड किया और वो आने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें लाने की व्यवस्था हो चुकी है या हो रही है। इसी तरीके से फिर हमने पुनः प्रयास किया 28 मई को, और इस तारीख को 98,000 बल्क SMS इन समस्त जो हमारे रजिस्टर्ड प्रवासी बंधु हैं उन सबको हम लोगों ने भेजा है। और इसमें भी लगभग 3,000 लोग ही हैं जो आने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो जो भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उनको हम लाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। लेकिन इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के संबंध में अभी अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आगे जो हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं वो जयपुर से और मैंगलोर, गोवा, नासिक, वहाँ से ट्रेन्स के संबंध में हमारी रेलवे से बात हो रही है। और अगर हमारे प्रवासी बंधु, एक बार हमने अटेम्प्ट किया था त्रिवेंद्रम से और इस एरिया से लाने के लिए, लेकिन उस समय संख्या कुछ कम थी। हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं और अगर हमें सफिशिएंट नंबर्स में यात्री मिल जाते हैं तो हम उन्हें भी यहाँ पर ले आएंगे। और यहाँ से जाने वालों की संख्या जिन्होंने रजिस्टर किया था वो 56,000 से अधिक लोग थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। लेकिन जब भेजने की बारी आई तो 64,000 लोग तैयार हुए, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो रजिस्टर नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की और उनको भी भेजने की व्यवस्था की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के 27,500 लोग थे जो उत्तराखंड के निवासी हैं। बिहार के लगभग 18,500 लोग थे। दिल्ली वापस जाने वाले तकरीबन 5,600 लोग थे। और इसी तरह से जम्मू, पश्चिम बंगाल, इनमें 2,800, 2,100, राजस्थान, हरियाणा, इन सब राज्यों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, सभी को हम लोगों ने भेजा है। तो ये 64,000 लोगों को यहाँ से जाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और बिहार के संबंध में कुछ और ट्रेन्स प्लान्ड हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितनी रुचि है, कहाँ से है, और इन व्यक्तियों को भी हम सकुशल भेजने की व्यवस्था करेंगे। इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे राज्य में पैदल चल के जाने वाले नहीं हैं। अन्य राज्यों से अगर कोई पैदल चलकर इस राज्य में पहुंचा है तो हमारे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है कि उनको वाहन के माध्यम से कैंपों में ले जाएं, वहाँ उनके देखरेख की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए वाहन की व्यवस्था करके उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाए जहाँ संभव है भेजना, और उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाए। अब मैंने पूर्व में भी कहा है और वही मैसेज मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से गुज़र रहे हैं। जब आपने देखा कि पिछले 15 दिन में संख्या हमारी 82 से बढ़ के 727 हो गई है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम ये अप्रत्याशित नहीं है, ये सबको पता था कि जब लोगों का मूवमेंट चालू होगा तो उस समय संक्रमण का भय रहता है, और हम कुछ उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इस समय में मैं कहूँगा कि 3 ही मंत्र हैं जिससे कि हम इसको डील कर सकते हैं। एक तो हमें पूरी तरह से अनुशासन बना के चलना है। अगर हेल्थ के कोई प्रोटोकॉल हैं तो उसका जो अनुशासन है, वो अनुशासन अगर हम बना के चलेंगे तो आज के दिन में हमारे समाज में कोई संक्रमण नहीं है। आपने देखा है कि ये सभी लोग हैं जो कि या तो कहीं से आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या वो लोग हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं। हमारे प्रांत में कोई कम्युनिटी में
इसका कोई फैलाव नहीं है। इतने संख्या हम लोगों ने देख ली, लेकिन इसमें अभी भी सारे मामले ट्रेसेबल हैं। सारे मामलों में कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री या ट्रैवल करने वाले व्यक्ति जो यात्रा करके आए हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो संपर्क में आए हैं, ये वही केसेस हैं। तो समाज में ये ना फैले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन बनाकर रहे। जो व्यक्ति क्वारंटीन में हैं वो क्वारंटीन के नियमों का अक्षरशः पालन करें। उनके परिवार के लोग हों या उनके पड़ोसी लोग हों या और लोग हों जिनके संपर्क में वो आ सकते हैं, सभी का दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति को क्वारंटीन में रहने में पूरी तरह से आप सहयोग दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। उनकी अगर कोई परेशानी है, माना वो घर में है और उनको कोई सामान लाना हो, कोई ज़रूरी वस्तु उनको क्रय करनी हो या किसी को कोई मैसेज देना हो या कोई बात हो, तो उसमें अगर हम उन्हें समाज अगर उन्हें सहयोग देता है, उनको सपोर्ट, उनकी मदद करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो रहेंगे और उनका मनोबल बढ़ा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ किसी प्रकार का कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है। ये बीमारी है, जैसे फ्लू होता है, जैसे और बीमारियां होती हैं, ये एक बीमारी है। और इसमें अगर हम उसका हौसला बढ़ाकर रखें, उसका मनोबल उस व्यक्ति का बढ़ाकर रखें, तो वो भी अपने क्वारंटीन में बने रहेंगे और क्वारंटीन के नियमों का पालन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमने जो अनुशासन का परिचय पिछले मार्च से लेकर अभी तक दिया है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन बनाकर चलते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम कोरोना को अगले 15-20 दिन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। यद्यपि नंबर ज़्यादा हैं और अभी 5000 केसेस जो अभी जांच में हैं, आप देखेंगे कि आगामी कुछ दिनों में नंबर्स और तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात जो मैं कहूँगा, अनुशासन के साथ धैर्य बना के रखना। ये बीमारी ऐसी है जो कि कई देशों को आपने जो देखा है कि कई लंबे समय तक वहाँ पर उसका फैलाव रहा, लेकिन अब उन देशों में जहाँ अधिक फैलाव था, अब वहाँ का ग्राफ भी नीचे आने लगा है। तो एक इसका साइकिल होता है और वो साइकिल के बाद वो नीचे जाएगा। तो इसमें अगर हम धैर्य बनाकर चलें तो भी हम संक्रमण को रोक सकते हैं। तो पहली बात है कि हमें अनुशासन बना के चलना है। दूसरी बात है कि धैर्य बनाकर इस बीमारी से लोहा लेना है। और तीसरी बात है कि हमें अपना साहस बना के रखना है, हमें पैनिक नहीं करना है। कहीं भी पैनिक करके हम कोई अच्छा रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। दिन रात 24/7 लोग काम कर रहे हैं, चाहे बाहर से आने वाले हमारे प्रवासी उनके स्वागत के लिए हो, चाहे उनके उपचार के लिए हो, चाहे उनके क्वारंटीन की व्यवस्था हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो। हमारे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता से लेकर ज़िला स्तरीय कार्यकर्ता और राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी सभी लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी रेगुलर समीक्षा हर बिंदु के ऊपर कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भारत सरकार से या किसी अन्य जगह से हमें कोई मदद या सहयोग, किसी राज्य से सहयोग चाहिए, व्यक्तिगत रूप से वो उनके संपर्क में आते हैं और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से कैबिनेट हर मीटिंग में बहुत डिटेल रिव्यू करती है और मार्गदर्शन देती है, जिसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करते हैं। अब ये सारी चीज़ें सामान्यतः मैं कहूँगा 99% लोग क्वारंटीन भी पालन कर रहे हैं और बाकी नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन कुछ हमारे बंधु हैं जो कि इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका कार्य रहा है और पुलिस ने वहाँ पे बहुत सख्ती की है और 24,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने अभी तक की है। और पुलिस को बहुत सख्त निर्देश हैं और प्रशासन को बहुत सख्त निर्देश हैं कि यदि क्वारंटीन के नियमों का वायलेशन करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो जो भी सख्त धाराएं हैं उन धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। 3,000 साढ़े 3,000 लगभग केसेस हमने FIR दर्ज किए हैं और लगभग 3.25 करोड़ रुपया फाइन के रूप में भी कलेक्ट किया गया है। अब
आपने देखा होगा कि धीरे धीरे रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। हमने पिछली बार आपको कहा था कि रिस्पॉन्स हमारा अनुपातिक होना चाहिए, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। और हमने आपको उस समय बताया था कि मार्च के महीने से लेके हमारी ये जो यात्रा है वो कैसी रही है। समय समय पर हमने परिवर्तन किए हैं, मौके को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए किया है। और अभी आपने देखा है कि 7 बजे से 7 बजे तक दुकानों की खुलने की भी व्यवस्था की गई है। ऑफिसेस भी अब रेगुलर टाइम से चलेंगे, हालांकि स्टाफ 50% ही होगा। इसमें मैं सभी से ये निवेदन करूँगा, चाहे ऑफिसेज में हो, चाहे वो बाज़ार में हो, अगर कहीं भी आपको लगता है कि कुछ लोग हैं, कहीं पर भीड़ टाइप की स्थिति अगर कहीं बनी हुई है, ऐसी जगहों पर न जाएं। किसी दुकान में आप जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद इन स्थानों में जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय 18,000 से अधिक मनरेगा के कार्य चल रहे हैं, जिनमें 2 लाख लगभग 44,000 श्रमिक इस समय मनरेगा के कार्यों में लगे हुए हैं। और ये सभी ज़िलों में ये कार्य चल रहे हैं और सभी ज़िलों में मनरेगा के श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग 10,000 9,760 नए जॉब कार्ड्स बने हैं। कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, हो सकता है कुछ लोग जिनका जॉब कार्ड पहले उन्होंने बनाना मुनासिब नहीं समझा था, उन लोगों ने अपने जॉब कार्ड्स बनाए हैं। तो 9,760 नए जॉब कार्ड्स बने हैं और इनमें से लगभग 6,400 श्रमिक जिनके नए जॉब कार्ड्स बने हैं, इनको भी मनरेगा के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने कल कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद भी आपको बताया होगा। मैं चूँकि ये रूरल इकॉनमी को हम उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, तो आराकोट में एक मंडी परिषद के माध्यम से एक एप्पल के लिए एक पैक हाउस, जिसमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग अत्याधुनिक टेक्निक का जो है ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग सेंटर 1000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का बनेगा। तो हमारे जो काश्तकार वो कई बार वो अपने फसल को, एप्पल को कम कीमतों में, औने पौने दाम में वो बेचने के लिए मजबूर होते हैं। उनके लिए व्यवस्था है कि वो अपने एप्पल को होल्ड कर सकें, उसकी क्वालिटी को भी पूरी तरह से बरकरार रख सकें, और जब बाज़ार का भाव में उछाल आता है उस समय वो करें। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था, आराकोट के ही एप्पल को लेकर किया था। और उसको जब हमने समय से उसको, जिस समय बाज़ार में भाव अच्छे थे उस समय जब हम लोगों ने बेचा, तो जिस भाव में वो बेचते थे उसके कई गुना अधिक भाव में उसे वो बेचने में हमारे काश्तकार सफल हुए। तो उसी को देखते हुए आराकोट में 1000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का वो हम बना रहे हैं सेंटर, जिसमें कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में 3 मेट्रिक टन प्रति घंटा में 3 मेट्रिक टन एप्पल को उसका सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होता है। किस रंग का एप्पल है, किस साइज़ का एप्पल है। बाज़ार में इन चीज़ों का प्रीमियम है। अगर एक जैसा एक कलर का एप्पल आपने एक बॉक्स में डाले तो उसका वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर एक साइज़ के एप्पल डाले, अगर आपने एक बड़ा एप्पल डाला, एक छोटा एप्पल डाला, तो उसका बाज़ार भाव नहीं मिलता है। तो उसका जो है अत्याधुनिक टेक्निक, जो कलर, वेट, साइज़ और उसके आधार पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ऑप्टिकल उससे के माध्यम से वो उसको जो है ग्रेड करता है और अलग अलग दिशा में एप्पल्स को भेजता है। तो ऐसा एक एप्पल ग्रेडिंग सेंटर, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सेंटर और पैक हाउस ये आराकोट में बनाने का निर्णय लिया है, और जिसकी फंडिंग जैसा आपको कल बताया भी गया होगा कि नाबार्ड के माध्यम से हम करा रहे हैं, और इस पे लगभग 13.5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार का एक एप्पल का पैक हाउस
झाला, हरसिल के पास झाला, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, वो तैयार था। उसको लास्ट ईयर मंडी परिषद के माध्यम से उसको प्रारंभ कर दिया गया है और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और ये जो मंडी परिषद से हम आराकोट में बना रहे हैं, इसमें भी आगे चल के यही विचार होगा कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो ऑर्चर्ड्स वाले हैं, उनका फेडरेशन तैयार करके उन्हें इनका संचालन दिया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आगे हम करेंगे। इसके साथ ही आप सभी को ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रोथ सेंटर की एक नीति की घोषणा 2018 में की थी और उसके पीछे ये आशय था कि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे इलाके अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए वो जाने जाते हैं और अगर हम उन्हें कुछ अवस्थापना सुविधा अगर दे दें तो वहाँ के हमारे जो काश्तकार लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को एक तो उसे स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे, उसकी क्वालिटी को रख सकेंगे और वहाँ पर एक वॉल्यूम, मात्रा तैयार कर सकेंगे जिससे दूर स्थानों के व्यापारी वो आकर्षित हों। अगर हम बहुत छोटी छोटी मात्रा में करते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होती है और हमें भाव नहीं मिल पाता है, हम बार्गेन भी नहीं कर पाते हैं और या जो हमारे व्यापारी हैं वो भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि इतने स्थानों में जाना और छोटी छोटी मात्रा में कलेक्ट करना। तो हमारे जो उत्तराखंड के जो स्ट्रेंथ्स हैं अलग अलग स्थानों में, चाहे वो हस्तशिल्प हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे वो यहाँ के लोकल उत्पाद हो, शहद हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए ग्रोथ सेंटर्स का उन्होंने किया था कि एक 2-3 गांव का क्लस्टर भी हो सकता है एक ही गांव में सफिशिएंट नंबर्स है और वहाँ पे बड़ी मात्रा में कोई चीज़ अच्छी तरह से अच्छी गुणवत्ता के तैयार की जा सकती है। तो उन्होंने ग्रोथ सेंटर की एक परिकल्पना थी और अभी तक 83 ऐसे ग्रोथ सेंटर्स हमने स्थापित कर दिए हैं। इसमें जहाँ लोग रुचि रखते हैं ऐसा कार्य करने के लिए, उन स्थानों में विभिन्न योजनाओं से तो हम उन्हें लाभ देते ही हैं, ग्रोथ सेंटर योजना से भी हम कुछ अवस्थापना सृजित करने के लिए हम उन्हें धनराशि देते हैं। तो ऐसे 83 ग्रोथ सेंटर्स स्थापित किए गए थे। अभी 26/5 को जो यहाँ हाई पावर्ड कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की थी, तो उसके द्वारा भी 11 नए ग्रोथ सेंटर्स की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिनमें चमोली में गैरसैंण में एक मसाला ग्रोथ सेंटर स्थापित किया जाएगा। कोटाबाग नैनीताल में और देवाल चमोली में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से शहद आधारित ग्रोथ सेंटर, यहाँ पे शहद का काफ़ी संभावना है, काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये 2 ग्रोथ सेंटर्स कोटाबाग और देवाल में किया जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया है और वो है मुंशियारी में एक पक्षी पर्यटन आधारित ग्रोथ सेंटर। वहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और ये देखा गया है कि जो पक्षी से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं वो मुंशियारी जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक ग्रोथ सेंटर स्थापित होगा जिसमें कि हम लोकल जो वहाँ के युवक और युवतियाँ हैं जो इसको करना चाहते हैं उनको हम वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि पक्षी कौन सी हैं, उनकी क्या खासियत है, उनके बारे में विशेषता क्या है, उन्हें कैसे हम देख सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है जो पक्षी आधारित जो एक व्यवसाय है जिसमें कि गाइड्स हो सकते हैं और ये बड़े हाई पेइंग गाइड्स होते हैं क्योंकि इन पक्षियों को देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के देशों से लोग आते हैं क्योंकि ये बड़े दुर्लभ पक्षी होते हैं। तो ये पिथौरागढ़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से इसे किया जाएगा। अल्मोड़ा में एक नेचुरल फाइबर ग्रोथ सेंटर जो हमारे परंपरागत रूप से यहाँ पर जो रेशा पाए जाते हैं उसको डेवलप करके उससे अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने के संबंध में ग्रोथ सेंटर अप्रूव किया गया है। और नैनीताल के रामगढ़ में फूड प्रोसेसिंग, ये एरिया आप सबको पता है कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत बढ़िया, वहाँ के काश्तकार बहुत ही बढ़िया हॉर्टिकल्चर करते हैं। तो वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग ग्रोथ सेंटर
और कोटा बाग में ही एक ऑर्गेनिक उत्पाद पर आधारित एक ग्रोथ सेंटर स्थापित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में एक स्पाइस ग्रोथ सेंटर गदरपुर में और एक दुग्ध से जुड़ा हुआ ग्रोथ सेंटर ये जसपुर में, और वहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की रजाइयाँ बनती हैं, जो कि देखा गया कि उसके बाज़ार में काफ़ी वैल्यू है, और वहाँ पे कुछ उद्योग भी ऐसे लगे हुए हैं। उन उद्योगपतियों ने भी कहा है कि हम यहाँ के लोकल लोगों को सहयोग देंगे। तो वहाँ के प्रशासन ने उन उद्योगपतियों को और हमारी जो गांव की महिलाएं हैं जो कि इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती हैं, उनके बीच में एक मिलन करवाया है, और ये ग्रोथ सेंटर हाई क्वालिटी रजाई बनाने का वहाँ पर स्थापित होगा। और उत्तरकाशी के रैथल में भी वहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपका जो साहसिक पर्यटन होता है, तो वहाँ पर एक ग्रोथ सेंटर साहसिक पर्यटन आधारित स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि लोकल जो वहाँ के युवक और युवतियाँ हैं जो साहसिक पर्यटन में गाइड के रूप में कार्य करना चाहते हैं, नेचर के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब इस इलाके में आने लगे हैं, उन्हें साहसिक पर्यटन से संबंधित उपकरण उसे वो रेंट पे दे सकते हैं, ताकि बाहर से फ्लाइट्स पे ये हैवी चीज़ें न लानी पड़े, तो वो हो सकता है। प्लस वहाँ पर जो लोकल उत्पाद हैं उनकी भी बिक्री वहाँ से हो सकती है। तो इस प्रकार का एक ग्रोथ सेंटर वहाँ भी किया गया है। सैद्धांतिक रूप से हल्द्वानी के बागजला में एक एपन ग्रोथ सेंटर, क्योंकि आप सभी परिचित हैं एपन से, तो उसका एक ग्रोथ सेंटर, एक भीमताल में बेकरी से संबंधित ग्रोथ सेंटर, और रामनगर में एक सोवेनियर, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो अपने साथ यहाँ के याददाश्त के लिए कुछ सोवेनियर्स ले जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का ग्रोथ सेंटर स्थापित किया गया की स्वीकृति दी गई है। और इनमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोकल यूथ को उससे काफ़ी मिलेगा। जो 83 ग्रोथ सेंटर्स पहले से हमने स्वीकृति दी हुई थी, उसमें 11 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई है, और उनमें से कुछ ग्रोथ सेंटर्स जो विशेष रूप से जलागम योजना के तहत ख्यारसी, टिहरी में ख्यारसी, देहरादून में थानो, बागेश्वर में शामा, पिथौरागढ़ में नाचनी, अल्मोड़ा में फल्याट, ये एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर्स हैं, इनका संचालन भी चालू कर दिया गया है। जहाँ तक हमारे और बिजली की जो जहाँ तक खपत है, वो हमने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि अब ये ग्राफ हमारा बढ़ने लगा है, और इस समय जो इंडस्ट्रीज़ विभाग के द्वारा हमें दी गई है सूचना, उसमें जो इंडिपेंडेंट फीडर्स और इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं, माना किसी उद्योग ने अपने लिए इंडिपेंडेंट फीडर लिया हुआ, बड़े उद्योग लेते हैं, या इंडस्ट्रियल फीडर है जिससे हम किसी औद्योगिक आस्थान को फीड करते हैं, तो इनमें 301.84 मिलियन यूनिट की खपत जनवरी के महीने में हुई थी। बीच में काफ़ी गिरावट आ गई थी। अप्रैल में ये -66% गिर चुका था। लेकिन अब जो गतिविधियां प्रारंभिक हुई हैं, औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, तो उसमें मई में अभी तक जो सूचना है उसमें जनवरी की तुलना में अब गिरावट जो है -16% ही रह गया है। यानी कि अब हम नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं अगर हम जनवरी से करें, लेकिन अभी हमें फर्दर सुधार इसमें करना है, और उसके लिए प्रशासन हर तरीके का एक इनेबलिंग वातावरण देने का प्रयास कर रहा है, ताकि हमारे उद्योग और व्यवसाय वो प्रॉपर तरीके से चल सकें। तो मुझे आप लोगों को यही बताना था।